गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो करने जा रहे हैं कार्यपत्रिक वर्कशीट नंबर 43। इसमें हम देखेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, ये हम जानते हैं। और तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक हमने 118 तत्व हमें ज्ञात हैं, जिनमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को? क्योंकि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले हमने तत्वों को किस में बांटा? धातुओं में और अधातुओं में, है ना बेटे। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया और हम उनको वर्गीकृत करते गए। अब देखिए डोबेनायर का ट्रिक। डोबेनायर जो थे वो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, एक जैसे गुण धर्म जिन तत्वों में पाए जाते थे उनको एक साथ रखने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? त्रिक। त्रिक यानी तीन तत्वों का समूह। और ये किसके आधार पे था? ये था उनके परमाणु भार के आधार पे। कैसे, किस क्रम से था? बढ़ते हुए क्रम से था। यानी कि जो बीच में तत्व होगा उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होगा। आप डोबेनायर का ट्रिक यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, है ना। और दूसरा है सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड है पोटेशियम, बैरियम, आयोडीन। तो उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम वाला त्रिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान 6.9, यानी लिथियम का क्या है 6.9, पोटेशियम का 23 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत हो गया 22.95, जो लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये जो उसने वर्गीकृत किया इसमें कुछ सीमाएं थी, कुछ कमी रह गई थी। इसमें ये कमी रह गई थी कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही आ सकते थे। तो ये जो पद्धति थी ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद डोबेनायर के बाद न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड साइंटिस्ट ने किस आधार पे किया? अष्टक के सिद्धांत पर। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। मतलब उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 करके उसने सबको अरेंज करा जिनका बढ़ता हुआ परमाणु भार था। तो उसने पाया कि जो लास्ट वाला है, यानी कि जो 8वां तत्व है, उसके जो गुण हैं वो पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, दोबारा से रिपीटेशन होता है ना सा, तो इसी तरीके से इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। इसमें उदाहरण थे लिथियम, सोडियम धातु के गुण समान हैं। आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं। हाइड्रोजन है 1, फिर लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आया? फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रिंशियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इनके समान है, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के समान है, लिथियम और सोडियम के समान है, बेरियम और मैग्नीशियम के समान है, बोरॉन और एल्यूमिनियम के समान है, कार्बन और स्ट्रिंशियम के समान है जो गुण है, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें फिर से सीमाएं आई कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है, यानी कैल्शियम धातु के बाद
ऐसा नहीं होता कि हर 8वें का पहले जैसा जो होगा गुण तत्व समान होंगे। तो नए तत्व के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते। जो नए नए तत्व और आविष्कार हुआ वो इस सारणी में मेल ही नहीं खाते थे। थर्ड, सारणी में तत्वों को सामंजित करने के लिए ना केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता ही नहीं थी एक स्थान में रख दिया। मतलब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक का सिद्धांत सही करने के लिए दो दो तत्वों को भी एक साथ एक ही अपने कॉलम में रखा, जिनके गुणों में कोई समानता ही नहीं थी, फिर भी उनको एक समान रखा गया, जो आगे जाके सही साबित नहीं हुआ। तो ये आज हमने पढ़ा था तत्वों की आवर्त सार वर्गीकरण, जिसमें हमने डॉबेन-नायर के बारे में जाना। उसने क्या दिया था? त्रिक, है ना। उसने दिया था हमको आवर्त का त्रिक में दिया था, और एक देखा हमने न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत। ठीक है।